तो आप सभी को स्वागत है आरआर कोचिंग सेंटर में। आज का टॉपिक्स हमारा जो है क्लास 12 का पहला चैप्टर विद्युत आवेश में हम जानेंगे कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा। विद्युत आवेश होता क्या था, कितने प्रकार के थे, वो चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। अब उस आवेश संरक्षण के नियम को जानेंगे कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि आप विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो विद्युत आवेश संरक्षण का नियम जो है कि विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो उस जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहेंगे। कहने का अर्थ है कि न हम विद्युत को हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित किया जाता है। इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो प्रिय बच्चों, एक बार समझ लो कि आवेश जो होता है न तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे गर्मी हो रही है, बिजली आया, हमने फैन चालू कर दिया, तो यानी आवेश जो प्रवाहित हो रहे थे उसको हमने क्या कर दिया, यांत्रिक रूप में यंत्र में उसको परिवर्तित करके हमने क्या किया, हवा को उत्पन्न करने लगे, तो जिससे हमें गर्मी महसूस नहीं होती है। फिर बिजली आता है, यानी जिसमें धारा प्रवाहित होती है। हम शुरू में ही बताए थे कि जिसमें धारा प्रवाहित यानी आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो वही चीजें हैं। तो यहाँ पे आवेश संरक्षण जो था कि न हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। अब जानेंगे कूलाम क्या होता है। कूलाम सबसे बड़ी चीज है। कूलाम क्या है? कूलाम कुछ है नहीं, एक व्यक्ति का नाम था कूलाम, जिसने आवेश के बारे में बताया कि आवेश धनात्मक ऋणात्मक क्यों होता है। उसने बताया, हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि आवेश की प्रकृति यानी आवेश को कैसे पहचाना गया कि कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। एक बार और आपको बता देना, जिस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो धनात्मक इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक होगा, तो जिस पे ज़्यादा होगा तो ऋणात्मक होगा और जिस पे कमी होगा वो धनात्मक होगा। अब वही कूलाम है। तो कूलाम का कहने का मतलब, कूलाम एक वैज्ञानिक था जिसने आवेश के बारे में बताया और उस आवेश का मात्रक क्या रख दिया गया, उसके नाम पे, कूलाम के नाम पे रख दिया गया। अब कूलाम को जानेंगे क्या है कि यदि निर्वात या वायु, निर्वात का मतलब जिसमें हवा न मौजूद हो, खाली स्थान हो, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, निर्वात या वायु, वायु का मतलब एयर, में स्थित दो सीधे लंबे एवं समांतर तारों में, ठीक, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और उनमें एक ही धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रवाहित करने पे तारों के बीच प्रति मीटर यानी प्रति मीटर 1 मीटर की लंबाई में कितना न्यूटन बल लगेगा? तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल अगर उत्पन्न होता है तो उनमें प्रवाहित धारा जो होगी वो 1 एम्पियर होती है। यानी प्रवाहित धारा जो होगी, जैसे मान लीजिए कि हम दो लंबे तार ले रहे हैं और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, अब प्रति 1 मीटर की में कितने बल का उत्पन्न हो, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल अगर उत्पन्न होता है तो उसमें जो प्रवाहित धारा जो होगा उस धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। और एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी प्रति समय में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसकी मात्रा को हम कहते हैं विद्युत धारा। तो यानी एम्पियर को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। एमीटर जिसको कहते हैं अमीटर, यानी एम्पियर, यानी एम्पियर हो गया, ए से प्रदर्शित करेंगे। धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब वही कूलाम कहा कि यम के यस पद्धत, यानी एक पद्धति होता है यम के यस, जिसमें किलोग्राम, मीटर और सेकंड की बात जो आती है, वही कह रहा है एम के एस पद्धति में
विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा बेटा? कूलाम होगा। क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम की परिभाषा किसके आधार पे दिया जाएगा? एम्पियर के आधार पर, यानी एम्पियर के अनुसार कूलाम क्या कहता है, यानी कूलाम का नियम क्या होता है, वो जानेंगे कि किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? किसी भी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। तो विद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश बटा समय, यानी आवेश प्रवाह जो होता है, कितने समय में कितने आवेश प्रवाहित हुए, वही आपका विद्युत धारा होगा। तो यहाँ से हमें आवेश बराबर क्या मिलेगा? विद्युत धारा इंटू समय, यानी विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है विद्युत आवेश। यानी I इक्वल टू हम Q अपान टी कह सकते हैं, और आवेश Q बराबर I इंटू टी कह सकते हैं। टी जो है समय का सिंबल है, आई विद्युत धारा का, और क्यू क्या है? कूलाम का सिंबल दिखाया गया है, आवेश का, कूलाम नहीं आवेश का। अब कह रहा है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, सपोज डेट मैं आपसे कह दिया कि यदि 1 सेकेंड में एक प्रवाहित धारा कितनी हो? 1 एम्पियर हो, तो उस चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 कूलाम होगी। तो हम 1 कूलाम बराबर क्या कह सकते हैं? 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? 1 कूलाम जो होगा किसके बराबर? 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होगा। क्योंकि हम इसमें जब रखेंगे मान, तो आपका क्या मिलेगा? जैसे 1 इक्वल टू 1 गुणे 1, या कह सकते हैं कि 1 बराबर 1, यानी 1 एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। अब जानेंगे, ये तो हमारा था आवेश, यानी कूलाम था, कि आवेश की खोज किसने किया? कूलाम ने, और कूलाम के आधार पे ही आवेश का मात्रक कूलाम रखा गया। अब जानेंगे कि मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश का मतलब होता है बेटा कि मूल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका आवेश होता है, यानी कितने आवेश पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी एक आवेश है तो उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 आवेश है तो उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो मूल आवेश, जिसको हम कह सकते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति, यानी आवेश को कैसे विभाजित किया गया, यानी उसके परमाणुकता, उसके परमाणुओं के आधार पे किस प्रकार उसको विभाजित किया गया, उसे हम कहते हैं क्वांटम प्रकृति, यानी क्वांटीकरण कैसे होता है, यानी मूल आवेश होते क्या हैं। तो पहले हम जानेंगे, जो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा कि पहले नंबर में लिखे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन जो विद्युत आवेश कितना होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन सपोज जान जाइए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस ई होता है। क्या होता है? माइनस ई होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस ई होता है, जिस पे आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा जो होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। अब वही इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, प्रोटॉन पे भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होगा, क्योंकि जब ऋणात्मक है तो माइनस में होगा, अब प्रोटॉन जो होगा वो धनात्मक होगा तो उस पर प्लस के रूप में दिखाएंगे, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होगा। इतना समझ में आ चुकी बेटा? आपको समझ में आ रहा है? समझ में आएगा अगर आप पूरी तरह से वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, प्रोटॉन पे कितने आवेश होते हैं, आवेश होता क्या है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए अब जानेंगे क्वांटम प्रकृति, जो हम पढ़ रहे थे कि आवेश क्या होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है
यानी एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन होगा उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आवेश कितने हो जाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। परंतु अब हम समझेंगे कि कोई पदार्थ है, तो हम जानते हैं आपसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं परमाणु, यानी कोई परमाणु है उसके नाभिक में होते हैं। यानी नाभिक के बाहरी कक्षा जो होती है उस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होगा और न्यूट्रॉन पे क्या होगा, न्यूट्रल हो गया, यानी शून्य के बराबर, जिसको हम उदासीन कहते हैं। यानी कोई परमाणु उदासीन कब होता है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या एक बराबर, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तो विद्युत उदासीन हो जाएगा। अब जो होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बाहरी कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मान बराबर है, तो समझ जाए कि वो विद्युत उदासीन का मतलब कोई रिएक्शन क्रिया नहीं होगी, तो विद्युत उदासीन कहलाएगा, यानी नगण्य के बराबर हो जाएगा। अगर ज़्यादा है धन, जैसे मान ली कि धनात्मक की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो धन आवेश, कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो ऋण आवेश, और जिस पे कमी होगी वो धन आवेश होगा। यानी पदार्थ ने अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो आवेशित हो गया, जिसको हम कहेंगे कि ये ऋण आवेश ज़्यादा हो गया, ये आवेशितमय हो गया। तो परमाणु धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो जो परमाणु धनात्मक रहेगा तो धनात्मक से मिलेगा तो प्रतिकर्षण, और ऋणात्मक से मिलेगा तो आकर्षण होगा। अब आइए जानते हैं कि दूसरा जो बिंदु है, दूसरे पॉइंट पे आएंगे कि प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहती है। यानी जो हम पदार्थ लेंगे और वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होगी एक बराबर होती है, ये हर हमेशा एक बराबर रहता है। फिर कह रहा है कि तीसरा पॉइंट, किसी वस्तु पर आवेश Q जो है घर्षण द्वारा उत्पन्न या किसी अन्य विधि द्वारा, या तो घर्षण, कहने का मतलब आपको बताया था, या तो घर्षण किया जाएगा या किसी अन्य विधि द्वारा उसमें जो उत्पन्न आवेश जो होता है उसका एक इक्वेशन बनता है, समीकरण, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं Q इजकल टू प्लस माइनस NE। प्लस माइनस का मतलब धनात्मक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और ऋणात्मक भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी प्रोटॉन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब अतः हम कह सकते हैं जो कोई इलेक्ट्रॉन का यानी आवेश का जो क्वांटीकरण था, वो आवेश का मान जो E का जो मान होता है हम पूर्णांक के गुणज कह सकते हैं, यानी पूर्णांक का जो गुणज हो सकता है। पूर्णांक हम जानते हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। मैथमेटिक्स में जाएंगे तो 3 टाइप्स का, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, तीनों के रूप में हो सकता है। प्लस माइनस ई भी हो सकता है, प्लस माइनस 2E हो सकता है, प्लस माइनस 3 ही हो सकता है, यानी ऐसे करते इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। परंतु पॉइंट में यानी दशमलव में नहीं हो सकता, जैसे 0.75 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार के प्रकृति में हम इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी मूल आवेश को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, परंतु उसे हम 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में लिख सकते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए।